इस आदमी के बड़े डील डॉल को देखकर उसका चित्रण एक सचमुच के राक्षस के रूप में करना सुगम था, और शक्ति में भी जरूर वह राक्षस ही रहा होगा, क्योंकि कोई भी आदमी जब तक उसे औसत से अधिक ताकत मिली हुई न हो, एक शेरनी को हवा में उठाकर अपने सिर के पीछे से उसकी पकड़ को फाड़कर अलग करते हुए, जिसके साथ उसका आधा चेहरा भी चला जा रहा था, उसे ढकेलकर चट्टान से नीचे नहीं फेंक सकता था। मेरे लांगड़ मित्र ने स्वयं को हमारा मार्गदर्शक बना लिया और पतला होते जाने वाले दस्ते की सुंदर पालिशदार कुल्हाड़ी कंधे पर रखे वह टेढ़े मेढ़े ढलवा रास्तों से हमें घाटी में नीचे ले गया। नंधौर नदी का समतल पुल पार कर कर हमने कई चौड़े जीनेदार खेत पार किए और पहाड़ी की जड़ में पहुंचकर हमने वह यात्रा शुरू की जो जंगलों में से होते हुए ऊपर के घासी ढलानों तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही कड़ी चढ़ाई सिद्ध हुई। मेरा मित्र लांगड़ तो रहा ही होगा, परंतु फेफड़े भी उसके कमजोर नहीं थे, और हालांकि तगड़ा तो मैं भी था, फिर भी उसे बार बार ठहरने को कहकर उसके साथ मैं चल नहीं पा रहा था। वृक्षवन से बाहर आकर हम घासी ढलान से आड़े पार हुए और एक चट्टानी चोटी की तरफ चले जो 1000 या उससे ज्यादा ऊंचाई तक उठ गई थी। यही वह चोटी थी जिस पर छोटी छोटी घास के गुच्छे बने हुए थे, जहां मैंने अपने पड़ाव से घुड़ल चरते हुए देखे थे। हम 100 गज ही गए होंगे कि इन पहाड़ी छोटे छोटे घुड़ल में से एक खड्डे से बाहर आने लगा और मेरी गोली लगने पर पीछे की तरफ मुड़ा और फिसलता हुआ दृष्टि से ओझल हो गया। राइफल की गोली चलने से घबराकर दूसरा घुड़ल जो चोटी की जड़ में स्पष्ट है सोया पड़ा था, उछलकर खड़ा हो गया और चट्टान पर चढ़ गया, जैसा वह या उसका बड़ा भाई थार ही कर सकते थे। जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, मैंने लेट कर राइफल की साइट 200 गज दूरी स्थिति पर लगाई और उसके रुकने की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसा उसने जल्दी ही बाहर की तरफ बढ़ी हुई एक चट्टान पर पहुंचकर वहां हम पर एक दृष्टि डालने के लिए किया। मेरी गोली लगते ही वह लड़खड़ाया। उसने फिर से अपने पैर जमाए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी गोली लगते ही वह गिरा। 1 या 2 मिनट तक संकरे पुस्ते पर लटका रहा और फिर अंतरिक्ष में होता हुआ उस घासी ढलान पर आ गिरा जहां से उसने चढ़ना शुरू किया था। भूमि पर गिरने पर वह उलटता पुलटता लुढ़कता हमसे 100 गज की दूरी के अंदर आ गया और अंततः 150 गज नीचे जाकर एक गौपथ पर पहुंचकर रुका। जितने वर्षों से मैं शिकार खेलता चला आ रहा हूं, उनमें मुझे केवल एक बार इस जैसे दृश्य देखने का मौका मिला जैसा अगले कुछ मिनटों में यहाँ हमने देखा, और उस अवसर पर हत्यारा एक तेंदुआ था। घुड़ल अभी मुश्किल से ही रुक पाया था कि एक बड़ा हिमालयी भालू गड़बड़ी मचाता खड्ड से बाहर निकल घासी ढलान की तरफ आया और बिना बीच में कहीं ठहरे या पीछे की तरफ देखे गौपथ वाले रास्ते होता तेजी से दौड़ता हुआ आया। मरे बकरे के पास पहुंचकर वह बैठा और उसे गोद में उठा लिया। अब उसने अपना नाक बकरे पर लगाया तो मैंने गोली चलाई। हो सकता है गोली चलाने में मैंने कुछ जल्दीबाजी कर दी या कोण बनाने के लिए अवकाश ज्यादा रख दिया था। जो भी कारण रहा हो, गोली थोड़ा नीचे गई और उसकी छाती में लगने के बजाय जाकर भालू के पेट में लगी। हम 6 लोगों को जो बहुत ध्यान लगाए उसे देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि भालू ने गोली की चटाक को घुड़ल द्वारा किया आक्रमण समझा, क्योंकि पीछे की तरफ मुड़कर उसने जानवर को अपने पास से दूर फेंक दिया और नाराज गुर्राहट करता हुआ टापे मारता रास्ते पर आ गया। जैसे ही वह हमारे नीचे करीब 100 गज होकर निकला, मैंने अपना 5वां और अंतिम कारतूस भी उस पर चला दिया। यह गोली, जैसा मैंने बाद में देखा, उसके पिछवाड़े के मांसल भाग में से होकर बाहर निकल गई थी। आदमी दोनों घुड़ल उठाकर लाए तो मैं रक्त सनी रेखा की जांच करने के लिए नीचे उतरा। रास्ते पर पड़े रक्त से दिखाई पड़ रहा था कि भालू को गहरी चोट लगी है, परंतु
इतना होने पर भी खाली राइफल लिए उसका पीछे करने में खतरा था, क्योंकि अच्छे से अच्छे समय भी भालू बड़े बदमिजाज होते हैं और घायल हो जाने पर उनसे निपटते समय तो वे बड़े भयंकर प्राणी बन जाते हैं। जब वे लोग फिर आकर मुझसे मिले तो छोटी मोटी युद्ध परिषद वहां बैठी। पड़ाव 3.5 मील की दूरी पर था। संध्या के 3 बज चुके थे, इसलिए वहां से और गोली बारूद लेकर आना, भालू का पीछा कर उसे मारना और अंधेरा होने तक वापस घर पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि हम लोग जख्मी जानवर का पीछा करें और उसे पत्थर मार मार कर या कुल्हाड़ी से खत्म करने का प्रयास करें। पहाड़ ढलवा और निम्न रोह से काफी मुक्त था और भालू से ऊपर रहकर हमारे लिए अपना काम बिना किसी तरह की दुर्घटना हुए पूरा कर पाने का खिलाड़ी जैसा काफी मौका था। इसलिए हम चल पड़े। आगे मैं पथ प्रदर्शित करता हुआ, फिर मेरे पीछे 3 आदमी और उसके पीछे 2 आदमी, जिनमें से प्रत्येक की कमर पर पट्टे से एक एक घुड़ल बंधा हुआ था। उस जगह पहुंचकर जहां मैंने अपनी आखिरी गोली चलाई थी, रास्ते पर पड़े अतिरिक्त रक्त ने मुझे बहुत उत्साहित किया। 200 गज आगे जाने पर रक्त रेखा बढ़ती बढ़ती एक गहरे खड्डे में पहुंच रही थी। 2 आदमी उसके दूर वाली तरफ गए। कुल्हाड़ी वाला और मैं नजदीक वाली तरफ रहे। कुड़हल को ले जा रहे आदमी हमारे पीछे चले। आदेश मिल जाने पर हमने पहाड़ से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। गड्ढे की तली में हमसे 50 गज नीचे बौने रह गए बांसों का घना टुकड़ा था, और जब एक पत्थर इस झुंड में फेंका गया तो भालू गुस्से से चीखता उठ खड़ा हुआ। 6 आदमी अपना अगला पैर बढ़ा सीधे पहाड़ पर चढ़ गए। मुझे इस तरह की कसरत का प्रशिक्षण नहीं मिला था, और पीछे मुड़कर यह देखने के लिए कि भालू कहीं ज्यादा पास तो नहीं पहुंचता जा रहा है, मैंने देखा, जिससे मुझे राहत मिली कि वह उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है जितनी तेजी से हम ऊपर की तरफ भाग रहे थे। साथियों को चिल्लाकर बुलाना, तेजी से दिशा परिवर्तन, और हम पूरे जोर से चिल्लाते हुए अपने खोज के निकट पहुंचते जा रहे थे। निशाना साध कर फेंके गए कुछ पत्थर चलाए गए। गुस्से में भालू भी गुर्राया कि अचानक एक तीखा मोड़ आ जाने पर हमारा सावधानी से आगे बढ़ना आवश्यक हो गया और भालू से हमारा संपर्क टूट गया। रक्त रेखा का अनुसरण करते जाना आसान रहता, पर यहाँ खड्ड बड़े बड़े ढोकों से भरा पड़ा था, जिनमें किसी के भी पीछे भालू घात लगाए बैठा हो सकता था। इसलिए रुके हुए लोग विश्राम करने बैठ गए और खड्ड के दोनों तरफ देखा भाला गया। मेरे साथी खड्ड में नीचे झांकने के लिए आगे बढ़े और मैं चट्टानी चोटी का निरीक्षण करने लगा, जो 200 फुट के करीब सीधी नीचे चली गई थी। मैं दाएं तरफ गया। सहारे के एक वृक्ष को पकड़कर मैं नीचे की तरफ उस पर झुका तो देखता क्या हूं कि मेरे ठीक 40 फुट नीचे भालू एक संकरे पुस्ते पर लेटा हुआ है। मैंने लगभग 30 पाउंड वजन का एक पत्थर उठाया और किनारे की तरफ आगे बढ़कर और स्वयं नीचे गिर जाने का खतरा उठाते हुए दोनों हाथों से पत्थर को अपने सिर से ऊपर उठाकर उसे दे मारा। पत्थर भालू के सिर से कुछ इंच दूर पुस्ते पर जाकर लगा और भालू हड़बड़ाकर अपने पैर पर खड़ा हुआ और दृष्टि से ओझल हो गया। फिर 1 मिनट बाद पहाड़ की तरफ पुनः प्रकट हुआ। एक बार फिर उसका पीछा शुरू हो गया। यहाँ जमीन ज्यादा खुली थी और उसमें चट्टानों की बाधाएं भी कम थी, और हम चारों जो हल्के हल्के दौड़ रहे थे, इसलिए हमें उसके साथ साथ पीछा करते हुए जाने में कोई कठिनाई नहीं थी। 1 मील या उससे कुछ ज्यादा दूर तक हम पूरी तेजी से दौड़ते रहे और अंततः जंगल से बाहर निकल जीनेदार खेतों में आ पहुंचे। वर्षा के जल ने खेतों को आर पार काट कर उनमें एक गहरी और संकरी नालियां बना डाली थी, और इनमें से एक नाली में जाकर भालू छिप गया था। वही और चेहरे वाला व्यक्ति ही
हमारी टोली का एकमात्र हथियार से लैस आदमी था और उसे ही सर्वसम्मति से हथियारी चुन लिया गया। उसे कुछ भी नापसंद नहीं था। वह सावधानी से भालू की तरफ बढ़ा और अपनी सुंदर पालिशदार कुल्हाड़ी ऊपर घुमाते हुए उसने उसका वर्गाकार सिरा भालू की तरफ खोपड़ी पर दे मारा। परिणाम जितना भयोत्पादक था उतना ही अप्रत्याशित भी। कुल्हाड़ी का शिरा भालू की खोपड़ी पर लगकर ऐसे वापस लौटा कि जैसे किसी रबड़ के पिंड पर उसे मारा गया हो, और गुस्से से चीखता हुआ वह जानवर अपनी पिछली टांगों पर उठकर खड़ा हो गया। सौभाग्य से उसने अपने मिलीलाप का और अनुसरण नहीं किया, क्योंकि हम गुच्छाबद्ध हुए खड़े थे और दौड़ने की कोशिश में एक दूसरे के रास्ते में पड़ गए थे। लगता था कि भालू को खुली जमीन पसंद नहीं आ रही थी और कुछ दूरी तक नाली में नीचे जाकर वह फिर से छिप गया। कुल्हाड़ी चलाने की अब मेरी बारी थी, किंतु एक बार चोट खा जाने के बाद भालू मेरे आगे बढ़ने पर नाराज हुआ और काफी बेहतरेबाजी करने के बाद ही मैं अंततः उतनी ही दूरी तक पहुंच पाया कि मैं उस पर वार कर सकूं। जब मैं लड़का ही था तो मेरी बहुत आकांक्षा थी कि मैं कनाडा जाकर लंबरमैन बनूं, और माचिस की तीलियां कुल्हाड़ी से चीरने में मैंने काफी दक्षता प्राप्त की थी। इसीलिए मुझे कुल्हाड़ी के झलक जाने और पत्थर पर लगकर उसके क्षतिग्रस्त हो जाने का कोई भय नहीं था, जैसा उस कुल्हाड़ी के स्वामी को था। और जिस क्षण मैं वार कर सकने की दूरी के अंदर पहुंचा, मैंने उसका पूरा फलक भालू की खोपड़ी में धंसा दिया। हिमालयी भालुओं की खाल को हमारे पहाड़ी लोग बहुत अच्छा मानते हैं, और कुल्हाड़ी का स्वामी उस समय बहुत गर्व भरा और दूसरों की ईर्ष्या का व्यक्ति बन गया। जब मैंने उसे कहा कि घुड़र के मांस का दुगना हिस्सा पाने के अलावा उसे खाल भी मिल जाएगी, उन लोगों को वहीं छोड़कर, जिनकी संख्या गांव से खाल निकालने और मांस का बंटवारा लेने आ रहे नए लोगों के कारण तेजी से बढ़ती जा रही थी, मैं पहाड़ी चढ़कर गांव में पहुंचा और जैसे बता ही चुका हूं, उस जख्मी हुई लड़की को अंतिम बार देखने गया। यह दिन बहुत मेहनत भरा रहा, और यदि नरभक्षी उस रात मिलने चली आई होती तो वह मुझे सोते हुए ही पकड़ लेती। जो सड़क मैंने डलकानियां आते हुए पकड़ी थी, उससे वृक्षविहीन पहाड़ी पर जाने के लिए कई टीलों की कड़ी चढ़ाइयां चढ़नी पड़ती थी। इसीलिए जब इस सड़क की यह बेआरामगी मैंने गांव वालों को बताई तो उन्होंने सुझाया कि मुझे हैरा खा के रास्ते वापस लौटना चाहिए। इस रास्ते से गांव के ऊपर पहाड़ी धार पर जाने के लिए एक चढ़ाई पड़ेगी, जिसके बाद सारे रास्ते रानी बाग तक उतराई है। वहां से आगे मैं अपनी नैनीताल तक की यात्रा कार से पूरी कर सकता हूँ। मैंने पिछली रात ही अपने आदमियों को काफी सवेरे चलने की तैयारी करने के लिए चेता दिया था, और सूर्योदय होने से कुछ पहले उन्हें बाधा जूड़ी करने और पीछे पीछे आने के लिए कहकर अपने डलकानिया के मित्रों को मैंने अलविदा कहा और पर्वतीय धार के ऊपर की वन सड़क तक पहुंचने वाले 2 मील की चढ़ाई के लिए चल पड़ा। जिस पगडंडी से मैं चला वह वो तो नहीं थी जिससे मेरे आदमी और बाद में मैं भी डलकानिया आया, परंतु उनमें से एक थी जिन्हें गांव वाले पर्वतीय चरणों में बनाए बाजारों में जाने और वहां से लौट कर आने के लिए उपयोग में लाया करते थे। यह रास्ता खड्डों में घुसता और उनमें से होकर निकलता हुआ चक्कर खाता बांज और चीड़ के घने वनों और सघन निम्न रोह के बीच से होकर जाता था। पिछले 1 सप्ताह से शेरनी का कोई समाचार नहीं था। समाचार न मिलने ने मुझे और भी अधिक सावधान बना दिया, और पड़ाव छोड़ने के 1 घंटे बाद मैं बिना कोई दुर्घटना हुए पहाड़ के शिखर के पास एक खुले वन क्षेत्र में पहुंच गया, जो उस वन मार्ग में से कोई 100 गज की दूरी के अंदर ही रहा होगा। यह खुला वन क्षेत्र नाशपाती की शक्ल का था और मोटे तौर पर 100 गज लंबा और 50 गज चौड़ा था। इसके बीचों बीच वर्षा जल का एक ताल था, जिसका जल बहकर कहीं बाहर नहीं जाता था। सांभर और अन्य शिकार बनने वाले जानवर इसका पानी पीते और इसमें लौटते डूबते रहते थे। इसके पास बने गमन मार्ग को देखने की उत्सुकता में मैंने वह मार्ग पकड़ा जो इस वन क्षेत्र के बाएं हाथ वाली दिशा से होकर चट्टानी टीले के नीचे से गुजरता हुआ वहां से आगे वन मार्ग तक चला गया था। जो ही मैं उस ताल के पास पहुंचा,
तो मुझे उस ताल के किनारे मुलायम जमीन पर शेरनी के ताजे पद चिन्ह दिखाई पड़े। उस ताल पर वह उसी दिशा से आई थी जिससे मैं आया था, और स्पष्ट था कि मैंने उसके काम में विघ्न डाल दिया था। और ताल को पार कर वह उस वन क्षेत्र के दाएं हाथ वाले घने वृक्षों और क्षुद्र रोह जंगल में चली गई थी। एक बड़ा अवसर हाथ से जाता रहा, क्योंकि यदि मैंने सामने की तरफ देखभाल रखने में उतनी ही सावधानी बरती होती जितनी मैंने पिछाड़ी की रखी थी, तो उससे पूर्व कि वह मुझे देखती मैं उसे जरूर देख लेता। यद्यपि मौका मेरे हाथ से निकल गया था, उसके लाभ अब सारे मेरी ही तरफ थे और स्पष्टतया वो मेरे पक्ष में भी थे। शेरनी ने मुझे देख लिया था, अन्यथा वह ताल को पार कर हड़बड़ी में आश्रय के लिए न भागती, जैसा कि उसके गमन मार्ग ने दिखाया कि उसने ऐसा ही किया था। मुझे देख लेने पर उसने यह भी देख लिया होगा कि मैं अकेला हूँ, तो उसने यह भी समझा होगा कि मैं भी ताल पर पानी पीने आ रहा हूँ, जैसा कि उसने भी किया था। अब तक मेरी गतिविधियां पूरी तरह से स्वाभाविक रही थी, और यदि मैं उसे यह सोचने देता रहता कि मुझे उसकी उपस्थिति का कोई भान नहीं है, तो संभव है वह मुझे दूसरा मौका देगी। नीचे झुक और टोप के नीचे से तीक्ष्ण देखभाल रखते हुए मैं कई बार खांसा, इधर उधर पानी के छींटे फेंके, फिर धीरे धीरे चलते और रास्ते से सूखी लकड़ियां बीनते हुए मैं उस ढालू चट्टान की जड़ में पहुंच गया। यहाँ मैंने छोटी सी आग जलाई और चट्टान पर पीठ टिकाकर सिगरेट जलाई। जब तक सिगरेट पूरी हुई आग भी जलकर बुझ चुकी थी। तब मैं लेट गया और बाह का तकिया बनाकर अपनी राइफल उंगली उसके घोड़े पर लगाए जमीन पर रख दी। मेरे ऊपर वाली चट्टान इतनी अधिक ढलवा थी कि कोई भी जानवर उस पर पैर नहीं टिका सकता था, इसलिए मुझे सामने की दिशा की ही रखवाली करनी थी। और भूमि का जंगल कहीं भी मेरी जगह से 20 गज से कम की दूरी पर नहीं पड़ता था। इस बीच अभी तक मुझे कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं पड़ता था। फिर भी मुझे इसके बावजूद यकीन था कि शेरनी मुझ पर निगाह रखे हुए है। मेरी टोप का घेरा पूरी तरह मेरी आंखों पर छाया कर रहा था, परंतु वह मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर रहा था। और इंच इंच करके मैंने अपनी दृष्टि के अंदर पड़ते जंगल का पत्ता पत्ता समझ जान लिया था। हवा की रमक तक नहीं चल रही थी, घास का पत्ता या तिनका तक नहीं हिल रहा था। मेरे आदमी, जिन्हें मैंने साथ साथ रहने और पड़ाव छोड़ने के बाद गाते हुए चलने की हिदायत की थी, जब तक कि वे वन मार्ग पर आकर मुझसे न मिल जाए, 1.5 घंटे तक वहां पहुंचने वाले नहीं थे। और इतने समय के बीच यह संभावना से भी कहीं ज्यादा सही था कि शेरनी अपनी छिपी हुई जगह से जरूर बाहर निकलेगी और मेरा पीछा करने या मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगी। ऐसे भी अवसर आते हैं जब समय धीरे धीरे आगे खिसकता है, और ऐसे भी जब समय उड़ता है। मेरी बाई बांह, जिसे तकिया बनाकर उस पर अपना सिर रखे हुए था, वह ऐसी बन गई थी कि उसमें कांटा जुमाने पर भी कुछ नहीं होता, और वह निश्चेतन हो चुकी थी। परंतु इतना होने पर भी नीचे घाटी में मेरे आदमियों द्वारा गाया जा रहा गान मेरे पास कुछ जल्दी ही पहुंच गया। उसकी आवाज तीव्रतर होती गई, और जब वह एक तीखा मोड़ घूमकर सड़क पर निकले तो वे मुझे भी दिखाई दिए। लगता था कि इसी मोड़ से शेरनी ने भी जब वह पानी पीकर वापस जाने को पीछे मुड़ी होगी, मुझे देखा था। एक बार उन्हें विफलता और इस यात्रा का अंतिम अवसर भी हाथ से निकल गया था। जब मेरे आदमी विश्राम कर चुके तो हम ऊपर चढ़ सड़क पर पहुंचे और उस यात्रा पर बढ़ चले जो हैरा खा के वन विश्राम गृह तक यह 20 मील का बहुत लंबा सफर सिद्ध हुआ। खुली भूमि पर 201 गज चलने के बाद सड़क बहुत घने जंगल के अंदर घुस गई, और यहाँ मैंने अपने आदमियों को आगे आगे चलाया। पिछली तरफ स्वयं मैं रहा। इस क्रम से चलते हुए लगभग 2 मील हम गए होंगे कि घुमाव पर मुड़ते ही मैंने एक आदमी को भैंस चराते हुए सड़क पर बैठे देखा। नाश्ता करने को ठहरने का समय हो गया था, इसलिए
मैंने उस आदमी से पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा। उसने सीधे सामने की पहाड़ से नीचे जाने की संकेत किया और कहा कि वहाँ उसके नीचे एक झरना है जहाँ से उसका गांव, जो पहाड़ के कंधे से घूमकर ऊपर की तरफ है, अपना जल प्रदाय लिया करता है। परंतु पानी के लिए हमें पहाड़ के नीचे उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ी दूर और चलने पर हमें सड़क पर एक अच्छा झरना मिल जाएगा। गांव घाटी के ऊपरी सिरे पर था, जिसमें पिछले सप्ताह की लोहाती की स्त्री मारी गई थी, और उसने बताया कि उस घटना के बाद नरभक्षी की कोई खबर नहीं मिली, और यह भी कहा कि संभवतः वह जानवर अब जिले के दूसरे सिरे की तरफ गया हुआ है। इस बात पर यह बताकर कि अभी अभी ताल पर मैंने उसके ताजे पद चिन्ह देखे हैं, उसके मन का भ्रम दूर कर दिया। बहुत जोर देकर उसे अपनी भैंसें इकट्ठा कर गांव लौट जाने की सलाह दी। उसकी भैंसें, संख्या उनकी 10 थी, इधर उधर सड़क पर आवारा फिर रही थी, और उसने कहा जहां वह बैठा है वहां तक उनकी घास चल लेने के बाद वह जल्दी से यहां से चल देगा। सिगरेट दे अंतिम चेतावनी देते हुए उसे छोड़कर वहां से मैं चल दिया। मेरे चले जाने के बाद वहां पर क्या घटा यह मुझे गांव वालों ने ही बताया, जब मैं कुछ महीने बाद दूसरी बार इस जिले में आया। जब वह आदमी उस दिन अंततः घर पहुंचा तो जमा हुए लोगों को उसने मुझसे मिलने और मेरी चेतावनी के बारे में बताया, और कहा कि 100 गज की दूरी पर एक मोड़ को घूमकर जाते मुझे देख लेने के बाद वह सिगरेट सुलगाने लगा जो मैंने उसे दी थी। हवा चल रही थी और माचिस की लपट बुझने से बचने के लिए वह आगे की तरफ झुका। इसी हालात में किसी ने उसका दाहिना कंधा पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। पहले उसे ख्याल आया कि हो न हो यह उस टोली में से ही कोई होगा जो अभी यहाँ उससे मिलकर गई है, परंतु दुर्भाग्य से सहायता के लिए उसकी पुकार भी न सुन पाए। तथापि सहायता पास ही उपलब्ध थी, और जैसे ही शेरनी की कुर्राहट से मिली हुई उसकी चीख चिल्लाहट उन्होंने सुनी, वे सड़क की तरफ दौड़कर आई और शेरनी को भगा दिया। उसके कंधे और बाह की हड्डियां टूट गई थी, और बड़ी कठिनाई से वह अपनी बचाने वाली वीर भैंसों में से एक भैंस की पीठ पर चढ़ पाया और झुंड की बाकी भैंसों को पीछे पीछे लिए अपने घर पहुंचा। गांव वालों ने जितना अच्छी तरह से वे कर सके उसका जख्म बांधा, और बिना कहीं बीच में रुके 30 मील दूर उसे हल्द्वानी अस्पताल ले गए, जहां भर्ती किए जाने के कुछ समय बाद वह मर गया। जब एट्रोपोस, जो जीवन के धागे कुतरती है, कोई धागा बोल से कुतरना छोड़ जाती है तो उसकी जगह दूसरा धागा कट जाता है, और हम जो यह नहीं जानते कोई धागा क्यों छूट गया और दूसरा धागा क्यों कट गया, इसे भाग्य, किस्मत अथवा जो भी कहना चाहे कह देते हैं। 1 महीने मैं खुले तंबू में निकटतम मानव से भी 100 गज की दूरी पर रहा था, और दिन निकलने से संध्या होने तक जंगल में भटकता रहा था, और कई अवसर पर स्त्री का वेश भी मैंने धारण किया था, और ऐसी ऐसी जगह जाकर घास काटी थी जहां कोई स्थानीय व्यक्ति जाने का साहस नहीं जुटा सकता था। इस अवधि के दौरान बहुत संभव है नरभक्षी ने मारकर मुझे अपने झोले या पेट में डालने के बहुत से अवसर गंवाए होंगे, और अपना अंतिम प्रयत्न करते समय बस संयोग से ही उस अभागे मनुष्य से जा टकराई होगी और उसे अपना शिकार बना लिया था।